ये जो अगला बिंदु है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ना गणित के, वो समझते नहीं हैं और इस वजह से उनको आगे भी समस्या बनी रहती हैं। तो मैंने लिखा हुआ है कि समीकरण और सर्व समीकरण एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो समीकरण क्या होते हैं? समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इक्वेशन, और सर्व समीकरण को बोलते हैं आइडेंटिटीज। ठीक है, इसी तरह से एक चीज होती है पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद। तो ये तीनों को आज एक साथ देख लेते हैं, जिससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि कोई भी आपने एक वेरिएबल ले लिया, एक अचर ले लिया, एक चर ले लिया और एक उसके साथ कोई भी आपने एक्सप्रेशन बना दिया। ठीक है, इसमें क्या है, ये मान लीजिए y इज इक्वल टू ऐसा है। तो y भी क्या है? ये एक तरह का चर है, लेकिन ये चर किस पर निर्भर कर रहा है? x पर निर्भर कर रहा है। आप जैसे जैसे x का मान डालते जाएंगे तो y का आपको एक मान मिलता चला जाएगा। तो इसको जब हम किसी ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, और आमतौर पर ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से हम लोग इसको y एक्सिस मान लेते हैं और ये x अक्ष हो जाता है। तो ये जब x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो इसमें हमें कोई भी एक तरह का ग्राफ मिलता है। ठीक, हम कुछ भी वैल्यू प्लॉट करेंगे और हमको ये ग्राफ मिल जाएगा। राइट, तो ऐसा करके मान लीजिए कुछ ग्राफ मिला, तो ये हमारा जो है वो y का ग्राफ है, लेकिन ये y है क्या? ये x² + 3x + 7 है। तो ये आपका हो गया बहुपद, यानी कि बहुपद जो है वो एक तरह का ग्राफ बता रहा होता है हमें। ठीक है, ये पूरा जो कर्व बन करके जा रहा है, ये जो डिज़ाइन है वो बहुपद से निकल के आ रही है। कहाँ से निकल के आ रही है? बहुपद से। अब क्या करते हैं? अब चलते हैं समीकरण की तरफ। समीकरण में क्या होता है? समीकरण में हम बोलते हैं कि भाई कोई एक वैल्यू है, जैसे यही है मान लीजिए x² + 3x + 7, ये 0 के बराबर कब होगा? तो अब क्या होगा? अब हमें वो मान निकालना है x का वो मान जहां पर ये पूरे टर्म की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने इस पूरे को 0 के बराबर रखा हुआ है। ये देखिए बराबर का निशान है और फिर शून्य है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमें वो बिंदु मिलेंगे जहाँ पर इस पद की वैल्यू जो है, पूरा जो बहुपद था उसकी वैल्यू 0 हो रही हो। और समीकरण का मतलब क्या है? उसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हम इक्वेट करते हैं। इक्वेट करना मतलब बराबर कर देना, किसी दो चीज़ें उसमें एक दूसरे के बराबर कर दिया। तो एक हिस्सा ये हो जाता है जिसको हम लोग बोल देते हैं बायां पक्ष, और एक हिस्सा होता है ये जिसको हम लोग बोल देते हैं दायां पक्ष। तो ये दोनों चीज़ें हो गई, यानी कि बहुपद और समीकरण, इसका आपको अंतर समझ में आ गया। अब क्या होता है? सर्व समीका क्या होती है? सर्व समीका ऐसा समीकरण होता है जो हर स्थिति में हमेशा ही सच होगा। जैसे आप कहेंगे a + b में a - b से अगर आप गुणा करेंगे तो आपको हमेशा a² - b² मिल जाएगा। चाहे कुछ करिए, देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 0 हो, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर x का मान आप 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, 3x का मतलब 3 और 7 का मतलब 7, तो ये 11 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे तो ये जो पूरा पद है इसका मान जो है वो y = क्या हो जाएगा? 11। ठीक, इसका मतलब ये हमेशा 0 होगा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी एक जगह पर है, किसी दो जगह पर, ये क्योंकि ये दो द्विघाती समीकरण है इसलिए 2 बार ऐसा हो सकता है। और वो भी जरूरी नहीं है कि रियल वास्तविक संख्याओं में इसका सॉल्यूशन निकले। यहाँ पर वास्तव में जो सॉल्यूशन आएगा वो इसका इमेजिनरी सॉल्यूशन होगा। अब ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग इसको द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा सा ब्रीफ में बता दिया आपको। ये जो हम बात कर रहे हैं सर्व समीकाओं की, किसकी है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है? जो जुड़वा बच्चे होते हैं ना, उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है आइडेंटिकल ट्विंस। नहीं, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। जुड़वा 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं फ्रैटर्नल, ठीक है, जिनकी शक्ल आपस में नहीं मिलती है, और एक होते हैं आइडेंटिकल। वैसे मेरा भी जुड़वा भाई है और हम लोग फ्रैटर्नल हैं, हम लोग की शक्ल और बाकी चीज़ें नहीं मिलती। तो ये जो फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं इनकी शक्ल नहीं मिलती है, लेकिन ये भी जुड़वा है। और आइडेंटिकल वो होते हैं जिनकी शक्ल मिलती है, जिनको बाकी लोग पहचानने में गलती कर देते हैं। तो आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? एकदम एक जैसी जो चीज़ें हों। और आइडेंटिकल से ही जो है आइडेंटिटीज जुड़ा हुआ है। आइडेंटिटीज मतलब दोनों जो पक्ष है वो एक ही जैसे हैं, यानी कि जो आपने बाएं में लिखा हुआ है वही दाएं में लिखा हुआ है। ठीक है, जब दोनों ही साइड की चीज़ें बराबर होती हैं तब हम उनको क्या बोल देते हैं? हमेशा ही बराबर हो, कोई भी कंडीशन में अगर वो बराबर है तब उनको बोल देते हैं आइडेंटिटीज। और आइडेंटिटीज को मतलब हिंदी में क्या बोला जाता है? सर्व समीका। तो सर्व समीका का मतलब क्या हो गया? कि सब कुछ समान है दोनों ही तरफ का। तो अगर इधर का जो कुछ भी समान है और इधर वाले भी समान है तो वो हर स्थिति में बराबर होगा।
ठीक है। तो पॉलिनोमियल में तो क्या होता है कि आपको एक ग्राफ मिलता है और इक्वेशन में क्या करते हैं, आप किसी एक वैल्यू के लिए आपको इसको इक्वेट करते हैं, फिर आप पता करते हैं कि किन किन चर की क्या वैल्यू होगी, चर मतलब वेरिएबल, चर की क्या वैल्यू होगी जिस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो। और सर्व समीकरण में तो किसी भी वैल्यू, चाहे आप यहाँ पे ए को कुछ भी रख दें, बी को कुछ भी रख दें हमेशा, और यहाँ पर वही ए का मान आएगा, बी का मान आएगा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा उतना नीट नहीं है, ठीक, ये जो भी था हम लोगों ने समझ लिया, आगे चलते हैं। अब ये हम कुछ ऐसी सर्व समीकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सर्व समीकरण। ठीक है, सर्व समीकरण में क्या क्या है? पहला तो है अगर ए और बी, देखिए एक चीज़ बहुत समझ लीजिए कि हम गणित में या जितने भी नेचुरल साइंसेस हैं और यहाँ तक कि बाकी विषयों में भी कई बार, जैसे इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, इनमें हम सबसे पहले अजम्पशंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अजम्पशंस। अजम्पशंस का मतलब क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें मान लेते हैं। मान क्यों लेते हैं? हम ये मानते हैं ना क्रिकेट में कि आपने अगर लाइन के आगे पैर रखा और उसके बाद आपने बॉलिंग की तो वो 9 बॉल हो जाती है। क्या ये कहीं पर लिखा हुआ है? मतलब प्राकृतिक रूप से तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। हमने कुछ नियम बनाए और वो नियम इसलिए बनाए क्योंकि उनके तहत ही आप कुछ प्रक्रिया कर सकते हो। अगर आपने, अब सोचिए ऐसा होता है कई बार कि आपने बहुत अच्छा शॉट खेला और वो बाउंड्री से जस्ट पहले गिर गया और उसके बाद गया तो वो मिला 4 रन, और जस्ट जरा सा, और ये भी होता है कि मान लीजिए कि इधर की बाउंड्री बहुत बड़ी थी और आपका बाउंड्री से जस्ट पहले शॉट गिर गया तो 4 रन मिला, और इधर की बाउंड्री आप यहाँ से बैटिंग कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ मारना दूर है, यहाँ से यहाँ मारना पास है, और आपने यहाँ पर मारा, उससे खराब शॉट था लेकिन बाउंड्री के जस्ट पीछे चला गया था, आपको 6 रन मिलना है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हो रही होती है ना, वो हम कुछ नियम बनाते ही हैं। हमेशा ऐसा एकदम प्रिसाइज चीज़ नहीं हो पाएगी, और प्रिसाइज इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि अलग अलग तरह की कंडीशंस में अलग अलग तरह के सच आते हैं। तो हम पहले कुछ अजम्पशंस लेते हैं और वो अजम्पशंस को समझना हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर आप कॉन्सेप्चुअल लेवल पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही आसान अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस क्या क्या है? ये चीज़ें तभी ठीक है जब ए और बी कोई धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। इसका मतलब जब ऋणात्मक होंगी तो ये सच नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, ऐसा मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ इसमें ऐसी आइडेंटिटीज़ हैं जो सही होंगी, कुछ ऐसी आइडेंटिटीज़ हैं जो सही नहीं होंगी। और ख़ास तौर से जिस स्तर पर आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कक्षा 9 में, कक्षा 10 में, इस स्तर पर वो सारी चीज़ें अभी हमारे डिस्कशन में नहीं आएंगे। तो अभी हमारे असम्पशंस क्या है? ए और बी कोई धनात्मक वास्तविक संख्या है। धनात्मक पूर्णांक नहीं लिखा हुआ है। धनात्मक वास्तविक संख्या का मतलब क्या हो गया? 3.5 भी एक धनात्मक वास्तविक संख्या हो गई, ठीक है। और ये तो साथ में परमेय संख्या भी है। पाई भी एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, अपरमेय है लेकिन धनात्मक भी है। क्यों? इसका मान जो है वो लगभग 3.14 के आसपास होता है ना। और साथ में वास्तविक भी है क्योंकि ये जो बिंदु है वो कहीं ना कहीं तो संख्या रेखा पर 3 और 4 के बीच में मौजूद है ही, है ना। तो जो बात है वो ये है कि धनात्मक भी हों और वास्तविक संख्याएं हों, ठीक, उनके लिए ये सच है। अब क्या सच है इसको बहुत जल्दी हम लोग देख लेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। अंडर रूट ये जो चिन्ह है ना, इसमें पूरा इस तरह से लेकर के नहीं आता है, तो वो सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अंडर रूट ए, अंडर रूट बी। अभी क्या होता है, सीधी सी बात है, अगर ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास 3 था, 5 था, हम आसान उदाहरण ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप √3 और √5 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही बात निकल करके आएगी कभी भी। अब यहाँ पर ए और बी की कुछ भी वैल्यूज आप ले लीजिए तो एक ही आइडेंटिटी हो गई। दूसरी आइडेंटिटी क्या है? वो एक ही बार रिपीटेशन लिखा हुआ है, तो इसको इग्नोर कर दीजिए। ये जो तीसरी बार लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ ए, अभी जो मैंने आपको पिछले उदाहरण में बताया था वो क्या बताया था कि अंडर रूट ऑफ, मैंने आपको बताया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप कह रहे हैं कि सर अंडर रूट ए, यहाँ पर तो अंडर रूट बी लिखा हुआ है, ठीक है, फिर अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी, तो इसका क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी समझ आप अपनी बना करके रखिए कि जो नज़रिया है ना उसको आप मैथमेटिकल बनाने की कोशिश करिए। कुछ भी नहीं है, ए की जगह यहाँ पर रूट ए आ गया है, बी की जगह यहाँ पर रूट बी आ गया है, सारी जगह पर वही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए स्क्वायर है उसकी जगह क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यही तो आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह रूट आ गया, रूट ए आ गया।
तो अब अंडर रूट भी लगा हुआ है, स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा a, और यहाँ पे क्या बचेगा ऐसे ही b, तो a माइनस बी। अब ये जो चीज़ है यही तो लिखी हुई है यहाँ पे, देखिए कुछ भी अलग तो नहीं है। और ऐसा क्यों होता है कि हमें इस तरह की जो भी फॉर्मूले हैं, जिसको हम कई बार सूत्र बोल देते हैं, इस तरह के जो भी फार्मूलाज हैं उनको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नो नीड टू मग अप। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर क्या है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्टली सेम चीज़ है। यहाँ पर a प्लस अंडर रूट बी लिखा हुआ है, उसके बाद a माइनस रूट बी लिखा हुआ है। तो इसमें क्या किया है, इसमें a को तो a ही रहने दिया, b की जगह पर रूट बी कर दिया है, तो कोई बात नहीं, a की जगह तो a ही रहेगा, b की जगह अंडर रूट बी का स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट बी का स्क्वायर हम लोगों ने देखा ये क्या हो गया b, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। अब बाकी की जो सब संख्या यहाँ पर बची हुई है मैं देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है रूट a प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट टी। देखिए अभी अब जब से मैं बात करता हूँ ना नॉर्मली, तो मेरी भी जो पढ़ाई है वो कक्षा 12 तक हिंदी माध्यम में हुई थी, लेकिन उसके बाद से जो मेरी उच्च शिक्षा हुई है वो पूरी की पूरी इंग्लिश में हुई है। तो मेरे लिए भी अब सारे शब्दों को हमेशा ही हिंदी में जो टर्म्स हैं उनको बोलना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए मैं रूट बोलने की मेरी आदत पड़ गई है। अब मैं यहाँ पर वर्गमूल नहीं बोलता हूँ, और मेरी आप लोगों से ये अपेक्षा है और आप लोगों के लिए बेहतर भी है कि गणित में, विज्ञान में जो कम से कम हमारे टर्म्स हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड टर्म्स हैं, जो विषय से संबंधित वाक्यांश हैं, उन सारों को आप भी इंग्लिश में प्रयोग करना प्रारंभ कर दीजिए, है ना। अब यहाँ पर क्या है ये हमें बताना था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप दो चीज़ों से गुणा करा रहे हैं, इसको आप एक्सपेंड करके देख लीजिए तो कैसे किया जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे, पहले रूट a को देख लेते हैं, रूट a का इससे गुणा कराते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट a इंटू रूट सी। फिर क्या किया, फिर आप इसका इससे करा दीजिए, रूट a इंटू रूट डी। फिर क्या किया, b बाकी अभी भी है, फिर b का c से करा दीजिए, मतलब रूट b का रूट c से, तो रूट b इंटू रूट सी। फिर आपने इसी b का रूट d से करा दिया, प्लस रूट b इंटू रूट डी। अब हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर रूट a है और रूट b है और दोनों ही धनात्मक वास्तविक संख्या हैं तो उसको रूट a भी लिखा जा सकता है। यही तो पढ़ा था, देखिए पहली जो हमारी सरसंख्या थी ये वाला RHS है और ये LHS है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कैसे भी आप कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको सीधा सीधा अंडर रूट AC लिख देंगे, फिर अंडर रूट AD लिख देंगे, फिर अंडर रूट BC लिख देंगे, फिर अंडर रूट BD लिख देंगे। ये हमारा सरसंख्या बन गई। जो इधर है इसको क्या बोलते हैं, RHS, क्यों, राइट हैंड साइड, हिंदी में लिखते हैं दायां पक्ष, ठीक है। तो ये जो दायां पक्ष है वो बाएं पक्ष के बराबर हो गया। अब अगला आ जाते हैं, अगला देखिए ये यहाँ पर भी एक तरह की मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग तो इसको नहीं बोलना चाहिए, उससे भी ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन हाँ थोड़ा अंदाजे की बात है और ये अंदाज़ा बड़े आसानी से आप लगा सकते हैं। जो ऊपर लिखा था, पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है, जो ऊपर लिखा था वही चीज़ नीचे लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है लगभग, क्योंकि यहाँ पर क्या कर दिया गया है, एक ऋण का चिन्ह लगा दिया गया है। तो ऋण का चिन्ह किसके पहले लगाया गया है, अब देखिए जो ऋण है वो किसके लिए हो गया, ऋण D के लिए हुआ है खाली। A जैसा था वैसा ही है रूट A, रूट B जैसा था वैसा ही है, रूट C जैसा था वैसा ही है, अंडर रूट D जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ वो पद परिवर्तित होंगे जिन में D है, बाकी में तो कोई परिवर्तन आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पर D अंडर रूट D का कोई लेना देना ही नहीं है, वो कैसे बदल जाएगा। तो आप ऐसा ही करिए, यहाँ पर AC तो ऐसे ही लिख दीजिए, प्लस अंडर रूट BC भी ऐसे ही लिख दीजिए। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर आप A और D था, तो AD तब था जब आपके पास D भी पॉजिटिव था, अंडर रूट D भी पॉजिटिव था। यहाँ पर क्या हो गया, अंडर रूट निगेटिव है, तो यहाँ पे जो बाहर वाला चिन्ह है इसको आप बदल दीजिए और लिख दीजिए AD, और ऐसे ही आप यहाँ का चिन्ह बदल दीजिए, इसको लिख दीजिए BD, ठीक। ये एक देखने का नज़रिया जिससे आप बहुत आसानी से, आपको कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने एक बार ऑलरेडी कर ही लिया था यहाँ पे, तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मान लीजिए अभी आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं ना, और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, तो ऐसी कभी भी जब भी एग्जामिनेशन हो या कोई महत्वपूर्ण पेपर है तब तो ऐसा मत करिएगा, तब आप एक बार गुणा करके देख लीजिएगा, और एक बार ऐसे भी करेंगे अगर तो दोबारा गुणा करके चेक कर लीजिएगा, तो पुष्टि भी हो जाएगी, है ना। फिर हम लोग चलते हैं अपनी आखिरी सर्वसमीका पर। यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर इसमें नीचे ठीक से लगानी है। तो यहाँ पर क्या है, ये भी वही चीज़ है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं,
कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा। क्या है, रूट ए प्लस रूट बी जिसका स्क्वायर लिखा हुआ है। हमें पता है जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो होता है। अब ए की जगह अंडर रूट ए कर दीजिए, तो अंडर रूट ए करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब तो ए ही हो जाएगा। अंडर रूट बी करेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब बी ही रह जाएगा, प्लस 2 और यहाँ पे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, यही है सर्व समीकरण। तो ये जितनी भी चीज़ें थी बहुत ही आसान थी, आप इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 बार इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, उसका सरलीकरण करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।